गुड इवनिंग बेटा, गुड इवनिंग एवरीवन। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग जी। अच्छा, आप सबने वो देख लिया था क्या लेक्चर का लास्ट 30 मिनट? यस सर। सबने देख लिया था? यस सर। गुड 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 गुड। मतलब है कि बेसिकली हमने उस पूरे डिस्कशन में दो चीजें एस्टैब्लिश करने की कोशिश करी, राइट? द वन, whenever you have two complex numbers and if you subtract them z1 minus z2 and take its magnitude, this is the distance between z1 and z2. This is one thing which is to be used, distance between z1 and z2 on Gaussian plane or Argand plane. This was the first thing. And the second, whenever you take the argument of this quantity z1 minus z2, ये क्या होता है बोलो? What is argument of z1 minus z2? बोलो फटाफट बोलो जल्दी से। z2 अपॉन हाँ, क्या मेहुल कुछ बोल रहे थे, बोलो। सर mod z3 minus z2 अपॉन z3 minus z1। मैं समझा नहीं क्या बोल रहा तुम। नहीं 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 नहीं, कुछ और तुम बोलने लगे यार, मैं कुछ और पूछ रहा हूं। देखो ऐसे समझो, ऐसे कि अगर ये z1 है और ये पॉइंट मान लो z2 है, मान लो z1 को मैं b बोल रहा हूं और z2 को a बोल रहा हूं, तो z1 minus z2 क्या है? z1 minus z2 is actually a vector which is obtained by joining z2 to z1, फाइनल माइनस इनिशियल। और फाइनल माइनस इनिशियल जब बोलते हैं तो उसका डायरेक्शन किधर हुआ? डायरेक्शन हुआ फाइनल बी, फाइनल पॉइंट माइनस इनिशियल पॉइंट बोलो तो ऐसे डायरेक्शन हुआ ऐसा। तो ये ए बी जो वेक्टर है, वेक्टर के सेंस में देखो तो ए बी वेक्टर की बात कर रहे हैं जब मैं z1 माइनस z2 की बात कर रहा हूं। ये बात समझ में आ रही है कि नहीं सबको? अब इस ए बी वेक्टर का आर्ग्यूमेंट का मतलब क्या होता है कि इस ए बी वेक्टर को आप ऐसे पीछे प्रोड्यूस करो तो रियल एक्सिस के साथ उसका जो भी एंगल बन रहा है वही तो उसका आर्ग्यूमेंट हुआ। आर्ग्यूमेंट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर तो यही होता है। तो बेसिकली ये जो एंगल है ये थीटा, इसको बोल रहे हैं आर्ग्यूमेंट ऑफ z2 माइनस z1 माइनस z2। ठीक है, तो हम क्या बोलेंगे? इट इज एंगल दैट द वेक्टर ज्वाइनिंग, वेक्टर या डीएलएस बोल सकते हो, डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग z1 with z2 to z1, z2 with z1, that is AB vector makes, तो वो मैंने दो के बीच का एंगल बोल दिया था। हाँ वो मैंने पूछा नहीं था ना बेटा, with positive direction of real axis। ये दो चीजें सबसे प्राइमरी इंपॉर्टेंट बात है जो आपको पता होनी चाहिए। फिर तीसरी बात जो डिस्कस हुई उसमें वो है जिसको हम रोटेशन थ्योरम बोलते हैं। ठीक है, वो रोटेशन थ्योरम क्या है वो भी बात कर लेंगे अभी जस्ट। जैसे रोटेशन थ्योरम ये बोलता है कि अगर मान लो आपके पास तीन कॉम्प्लेक्स नंबर्स हैं z1 z2 और z3, और वो तीनों नंबर सपोज करो कुछ इस तरह से है, ऐसे कुछ इस तरह से मान लो, राइट? तो आई हैव अ नंबर z1 हियर and this is z2 and this is z3. You can name it A, B, C up to your comfort, convenience. Anyway, तो ये जो एंगल है, एंगल बिटवीन लाइन सेगमेंट अगर हमें फाइंड करना हो तो ये हमें कैसे मिलेगा? ये एंगल थीटा कैसे मिलेगा? एंगल बिटवीन एक वेक्टर, ये वाला वेक्टर क्या हुआ बोलो? वेक्टर हमेशा आउटवर्ड, इस पॉइंट से आउटवर्ड बाहर की तरफ मार्क होगा। ए बी वेक्टर को हम बोलते हैं z2 माइनस z1, फाइनल माइनस इनिशियल, पोजीशन वेक्टर का कॉन्सेप्ट है। एग्जैक्टली इसी तरह से जो AC वेक्टर है इसको क्या बोलेंगे बोलो?
Z3 माइनस Z1, C फाइनल है, Z3 इधर इधर इसका डायरेक्शन है ऐसे, तो Z3 माइनस Z1 और Z2 माइनस Z1 और Z3 माइनस Z1 के बीच जो एंगल है थीटा, वो कैसे मिलेगा, इसी को बोलते हैं कि रोटेशन थ्योरम का कॉन्सेप्ट है। और कॉन्सेप्ट क्या बताया जा रहा है कि अगर इनको प्रोड्यूस कर दिया जाए ऐसे, तो ये एंगल भी तो थीटा ही होगा, और ये एंगल अगर अल्फा है और ये एंगल अगर बीटा है, तो व्हाट इज द कनेक्शन बिटवीन थीटा, अल्फा एंड बीटा? यू कैन ऑब्जर्व अल्फा प्लस थीटा इक्वल टू, हाँ, बीटा इज अल्फा प्लस थीटा एक्सटर्नल एंगल प्रॉपर्टी से, तो थीटा हो जाएगा बीटा माइनस अल्फा, बीटा माइनस अल्फा। और बीटा क्या है? बीटा इज द आर्ग्यूमेंट ऑफ दिस वेक्टर, ये वाले वेक्टर का आर्ग्यूमेंट है बीटा ना, इस वाले वेक्टर का क्या लिखेंगे? आर्ग्यूमेंट ऑफ Z3 माइनस Z1 माइनस अल्फा, अल्फा इज द आर्ग्यूमेंट ऑफ दिस वेक्टर, ये वाले वेक्टर का आर्ग्यूमेंट अल्फा है, दिख रहा है कि नहीं? तो आर्ग्यूमेंट ऑफ Z2 माइनस Z1, एंड यू नो आर्ग्यूमेंट की प्रॉपर्टी होती है कि आर्ग्यूमेंट A माइनस आर्ग्यूमेंट B इज आर्ग्यूमेंट A अपॉन B, तो इसी चीज को हम लिखते हैं आर्ग्यूमेंट ऑफ क्या, Z2 माइनस Z1 क्या, Z3 माइनस Z1 यस सर, ओवर Z2 माइनस Z2 Z1, माइनस Z2, ये है तुम्हारा थीटा। तो एंगल ऑफ रोटेशन जिसको बोल रहे हैं, एंगल ऑफ रोटेशन क्या है, इसको अब याद रखो। क्या रोटेशन का मतलब क्या हुआ कि इस वाले वेक्टर को अगर हमने ऐसे रोटेट किया, किधर, थीटा डिग्री से, थीटा मैं बोल रहा हूं पॉजिटिव थीटा मतलब काउंटर क्लॉकवाइज, तो ये इसमें कोइंसाइड कर जाएगा, तो इसको बोलते हैं प्री रोटेशन वेक्टर। क्या बोलते हैं इसको? प्री रोटेशन, रोटेशन के पहले, प्री रोटेशन वेक्टर। और जो रोटेट होके जिसमें कोइंसाइड कर रहा है, पोस्ट, इसको बोलते हैं पोस्ट रोटेशन वेक्टर, पोस्ट रोटेशन। तो क्या मिला आपका? रोटेशन थ्योरम क्या बोलता है? रोटेशन थ्योरम बोलता है कि एंगल ऑफ रोटेशन थीटा जो है, एंगल ऑफ रोटेशन इज इक्वल टू आर्ग्यूमेंट ऑफ पोस्ट रोटेशन वेक्टर PO, पोस्ट रोटेशन वेक्टर, पोस्ट RV डिवाइडेड बाय प्री RV, प्री RV। मतलब तीन बातें आपको करनी है जब भी आपको किसी भी जंक्शन पे एंगल लिखना हो, तो तीन बातें करनी है। पहला, उस जंक्शन से दो वेक्टर मार्क करने हैं जो आउटवर्ड ड्रॉन हो, बाहर, जंक्शन से बाहर की तरफ ड्रॉन वेक्टर मार्क करने हैं ऐसे। जैसे आप देख रहे हो ना, ये वाला वेक्टर क्या है, ये वाला वेक्टर क्या है, येलो वाला एक देख रहे हो ऐसे, इसी जंक्शन से निकल रहा है, और ये भी आउटवर्ड ड्रॉन या आउटवर्ड इमर्जिंग वेक्टर मार्क करने, ठीक है। अब उसके बाद क्या करना है कि उस जंक्शन पे जौन सा एंगल चाहिए, उस एंगल को पॉजिटिव एंगल के सेंस में मार्क कर दो, काउंटर क्लॉकवाइज ऐसे। जैसे आप थीटा को काउंटर क्लॉकवाइज मार्क करोगे, तो जो इस रोटेशन वेक्टर का जो एरो है वो जिधर इंडिकेट कर रहा है वो पोस्ट रोटेशन वेक्टर है, और जो इसका टेल है ये वाला तुम्हारा प्री रोटेशन वेक्टर हो गया। मिल गया? फिर आप सीधे लिख दो एंगल ऑफ रोटेशन इज आर्ग्यूमेंट ऑफ पोस्ट RV बाय प्री RV। चलेगा? क्लियर है? इतनी बात समझ में आ गई? यस सर, यहीं से एक बात और समझ में आती है अगर आप उसको इंटरप्रेट करो तो, क्या कि भाई एक बात बताओ, अगर किसी नंबर का, ये है तो एक कॉम्प्लेक्स नंबर नहीं, ये ब्रैकेट वाली क्वांटिटी, अगर किसी नंबर का आर्ग्यूमेंट थीटा है, अगर किसी नंबर का आर्ग्यूमेंट थीटा है, तो मतलब वो नंबर क्या होगी, वो नंबर Z2 माइनस Z3 माइनस Z1 अपॉन Z2 माइनस Z1 है तो एक कॉम्प्लेक्स नंबर। तो ये नंबर को हम क्या लिख सकते हैं? हम लिख सकते हैं रो टाइम्स e टू द पावर आयोटा थीटा। व्हाट इज रो हियर? व्हाट इज रो हियर? रो इज मैग्नीट्यूड, मॉड्यूलस ऑफ दिस नंबर। किस नंबर का मॉड्यूलस है? मॉड्यूलस ऑफ दिस नंबर Z3 माइनस Z1 अपॉन Z2 माइनस Z1। तो यही हो जाएगा मॉड ऑफ दिस, मॉड ऑफ न्यूमरेटर बाय मॉड ऑफ डिनोमिनेटर। व्हाट इज मॉड ऑफ न्यूमरेटर? मॉड ऑफ न्यूमरेटर इज AC अपॉन मॉड ऑफ डिनोमिनेटर इज AB। तो ये जो मैग्नीट्यूड है, किसी नंबर का मैग्नीट्यूड मान लिया मैंने रो है, आर्ग्यूमेंट थीटा है, तो ऑब्वियसली वो नंबर रो e की पावर आयोटा थीटा हो जाएगी। तो अगर ये दोनों लेंथ इक्वल है, अगर ये वाले वेक्टर की, येलो वाले वेक्टर की और ये पिंक वाले वेक्टर की लेंथ सेम है,
तब जाकर के ये रेशियो क्या हो जाएगा 1, तो ये सिंपली हो जाएगा प्योर रोटेशन, प्योर रोटेशन। अगर ये लेंथ कुछ जैसे मान लो ये 2 है, इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो ए बी वेक्टर है ये रोटेट भी हो रहा है और स्ट्रेच भी हो रहा है, 2 गुना स्ट्रेच भी हो रहा है। अगर आप हाफ कर दो तो रोटेट हो रहा है और कॉम्प्रेस हो रहा है। तो ये रो को हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं इस रो को बोलते हैं स्ट्रेचिंग ऑब्लिक Stretching factor. कंप्रेशन फैक्टर। क्या बोलते हैं? स्ट्रेचिंग ऑब्लिक कंप्रेशन फैक्टर। और थीटा क्या है? थीटा इज द रोटेशन फैक्टर। थीटा इज द रोटेशन या एंगल ऑफ रोटेशन है, रोटेशन फैक्टर और स्ट्रेचिंग फैक्टर। तो ये पूरा डिस्कशन कंसेप्चुअली उसमें हुआ था, एक दो छोटे छोटे क्वेश्चन किए थे, तो फिर से वापस हम लोग क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं क्विक, जल्दी से। तो मैंने जस्ट रिकॉल किया, फटाफट ये दोनों क्वेश्चन करके बताओ। इस तरह का क्वेश्चन किया भी होगा उस पूरे लेक्चर में, बट ये डिफरेंट है, जल्दी से आंसर करके बताओ। उससे थोड़ा टेस्ट भी हो जाएगा कि आपको बात समझ में आ गई कि नहीं। पहला क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं? बोल रहे हैं फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन फॉर्म्ड बाय फॉलोइंग टू इनइक्वालिटीज। सो इफ यू हैव अंडरस्टूड व्हाटएवर बीन डिस्कस्ड, और मैंने रिवाइज भी कर दिया, तो मॉड z माइनस 4 लेस देन 2, इसको क्या इंटरप्रेट करोगे? डिस्टेंस ऑफ z फ्रॉम 4 is less or equal to 2। क्या मतलब हुआ? एक फिक्स पॉइंट से z एक कॉम्प्लेक्स और एक वेरिएबल नंबर का डिस्टेंस 2 या 2 से लेस है। अगर एग्जैक्टली इक्वल टू 2 होता तो क्या हो जाता? एक सर्कल हो जाता। Yes, sir. 4, 0 और अगर pointers, 2 2 से radius. लेस है मतलब वो सर्कल या सर्कल के एरिया इंटीरियर की बात हो रही। बिल्कुल सही बात है। उस सर्कल का सेंटर क्या है बोलो? व्हाट इज द सेंटर ऑफ दैट सर्कल बीइंग टॉक्ड अबाउट? 4,0 4,04। रियल नंबर 4 इज द सेंटर। और उसका रेडियस क्या है? 2। इसका मतलब है कि मान लो ये 4 0 है, ये हो जाएगा तुम्हारा 2 यूनिट रेडियस है, तो ये 2 हो जाएगा, ये 4 है और ये 6 हो जाएगा, ये वाला एंड। और ऑब्वियसली यहां कहीं तुम्हारा ओरिजिन होगा, मतलब ये वाली एक्सिस जो है ये इमेजिनरी एक्सिस हो गई। अब बोलो आगे पढ़ो। The first inequality represents the region lying on or inside this circular disk। जो पॉइंट, जो कॉम्प्लेक्स नंबर जस्ट बाउंड्री पर है उसके लिए तो डिस्टेंस 2 है, और जो बाउंड्री के अंदर है उसके लिए लेस देन 2। ये पूरा सर्कुलर डिस्क इस इनइक्वालिटी से रिप्रेजेंट हो रहा है। अब आगे बढ़ रहे हैं। क्या फर्स्ट कंडीशन, मतलब ये सारी नंबर सोल्यूशन हो गई, लेकिन दूसरी कंडीशन क्या? आर्ग्यूमेंट ऑफ z माइनस 2। कैन यू फिगर आउट व्हाट इज z माइनस 2? z इज एनी नंबर ऑन दिस डिस्क। अगर मान लो ये z है, तो z माइनस 2 क्या हुआ? z को 2 से ज्वाइन करने वाला 2 ये, दोनों को ज्वाइन करो फाइनल माइनस इनिशियल के तरीके से, तो क्या आएगा? ये वेक्टर हो गया हमारा क्या? z माइनस 2। और इस वेक्टर का आर्ग्यूमेंट की बात हो रही, क्या बोल रहे हैं भाई? z माइनस 2 का आर्ग्यूमेंट क्या होता है? तो इस वेक्टर का जो एंगल होगा रियल एक्सिस से, ये एंगल हुआ ये थीटा, ये है आर्ग्यूमेंट ऑफ z माइनस 2। ये थीटा के बारे में क्या बोला कि दिस एंगल वेरीज माइनस π/4 से π/4। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड? व्हेन इट इज π/4, 45 डिग्री कब है? जब वो यहां से पास करेगा ना, यहां जस्ट, क्योंकि ये रेडियस है, ये रेडियस है 45 डिग्री, मतलब समझ ही रहे होगे आप। हाँ जी बिल्कुल से 45 डिग्री मतलब है कि ये क्वार्टर सर्कल वाली पोजीशन से जो गुजर गई है। और माइनस π/4 मतलब इसी के जस्ट यहां से जब ज्वाइन करेंगे ये वाला। तो अगर मैं बोलूं आर्ग्यूमेंट z लाइज π/4 टू माइनस π/4, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय दैट? You understand that all the complex number which lie between these two rays satisfy the condition? Yes or no? Yes, sir.
ये दो रे के बीच में, तो कौन सा पोर्शन है फर्स्ट इनइक्वालिटी का जो इन दोनों कंडीशन को, ये दूसरी वाली इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई कर रहा है? तो these numbers Right, are right. satisfying both cases, ये वाले cases, all these portion of the shaded region satisfies the second condition as well. तो क्या हुआ, आंसर क्या है जल्दी बताओ? बोल रहे एरिया ऑफ दिस रीजन। तो ये अब तो समझ में आ गया ना कौन से रीजन के हम लोग बात कर रहे हैं? वी आर टॉकिंग ऑफ दिस रीजन ना, ये पूरा रीजन हमारे लिए सोल्यूशन रीजन हो गया जो दोनों इनइक्वालिटीज को सेटिस्फाई कर रहा है। तो इस रीजन की एरिया बताओ क्या होगी? हाँ जी, तो इस रीजन के एरिया की जब बात करेंगे ना, तो देखो ये एक तो ये हाफ सर्कल हो गया, सेमी सर्कल प्लस दिस ट्रायंगल, एक ट्रायंगल। हाँ जी, तो एरिया इज इक्वल टू पूरे सर्कल के एरिया क्या, रेडियस क्या है 2, तो पाई Half इंटू pi आर I think. स्क्वायर 4 पाई डिवाइडेड बाय 2, इट इज हाफ सर्कल प्लस दिस ट्रायंगल, ये मान लो ए है, ये मान लो बी है और ये मान लो सी है, तो एरिया ऑफ द ट्रायंगल एबीसी। और ट्रायंगल के एरिया आप जानते हो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, तो ये 2 पाई प्लस हाफ इंटू बेस इज 4 BC. diameter and height is 2 radius, so it is equal to 2 pi plus 4 square unit. So this was the question 1. अब ये वाला इलस्ट्रेशन, इसको भी फटाफट जल्दी से बता दो क्या होगा आंसर। आर की वैल्यू ओके, आर्ग्यूमेंट z इक्वल टू पाई बाई 3 का मतलब क्या हुआ? कौन सी कॉम्प्लेक्स नंबर्स हैं आर्गन प्लेन में जिनका आर्ग्यूमेंट पाई बाई 3 है? First quadrant में y is equal to √3 explained like a normal. तो आपको, हाँ, आपको एक लाइन मिलेगी, रे मिलेगी, रादर रे, a ray which is starting from 0 and going to infinity in positive direction, making angle 60 degree with positive direction of real axis. तो ये जो हम लोग ड्रॉ कर रहे हैं ना, ये रे जो है, ये इस रे के हर एक नंबर का आर्ग्यूमेंट क्या है? पाई बाई 3। अब क्वेश्चन में क्या पूछा गया? क्वेश्चन में पूछा गया कि एक दूसरा क्या है? ये तो हो गया पाई बाई 3। अब बोल रहे हैं क्या? z माइनस 2√3 मॉड इज इक्वल टू आर, ये क्या है? तो इट इज अ सर्कल, राइट? इट इज अ सर्कल विद Center का डिस्टेंस 2√3 नंबर से r है, सर्कल विद सेंटर 2√3,0. 2√3,0 रियल नंबर 2√3,0 एंड रेडियस R. r। तो वो सर्कल हम ड्रॉ कर देते हैं, चलो ऐसा कुछ हुआ, बिकॉज r फिक्स नहीं है, तो वो सर्कल कुछ ऐसा भी हो सकता है और ऐसा भी हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है, ऐसे कॉन्सेंट्रिक सर्कल हो सकते हैं डिपेंडिंग अपॉन व्हाट इज r। बस उसका सेंटर हमारा 2√3 होगा, सेंटर कांस्टेंट। Tangent वाला देखो. रेडियस कैन बी एनीथिंग। तो ऑब्वियसली फॉर सर्टेन रेडियाई सर्कल, इफ r has certain value, then only this circle will meet this line. And how to get that value? r की किस वैल्यू के लिए ये सर्कल इस लाइन को के कांटेक्ट में आएगा? तो ऑब्वियस सी बात है कि आप बोलोगे जब ये लाइन इस सर्कल को टच करेगी, तो ऐसे मान लो ये सिचुएशन ले लो, ये when line is tangent to this circle, तो निकाल सकते हैं, तो ज्योमेट्री से भी निकाल सकते हैं। ये लाइन का इक्वेशन क्या है? y इक्वल टू mx से जाओ तो ये लाइन की इक्वेशन y इक्वल टू x√3 है।
है ना? बोलो ये डिस्टेंस कितनी है? ये डिस्टेंस तो आपको पता है 2√3 है। तो ये कितना हो सकता है बताओ? ये, इसको मैं आर मिनिमम मान लूं, आर मिनिमम। तो कैन यू ऑब्जर्व व्हाट इज आर मिनिमम? साइन पाई बाई 3, साइन ऑफ पाई बाई 3 इज इक्वल टू आर मिनिमम बाय √3। इज दैट ओके? बोलो भाई, ये एंगल का साइन, ये वाले एंगल का साइन क्या होगा? परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज। तो यहां से आर मिनिमम, व्हाट इज साइन पाई बाई 3? √3/2 इज इक्वल टू आर मिनिमम अपॉन 2√3, एंड देयरफॉर आर की मिनिमम वैल्यू मेरे को क्या मिल रही है बताओ? 3। मतलब है अगर ये लाइन, ये सर्कल टच कर रहा है, इस लाइन को टच करता है, तो उसके लिए आर की वैल्यू हमें चाहिए 3, और 3 से बड़ा होगा तो ये सर्कल कट करेगा। तो in order that the circle intersect the line, r has to be greater than, बोलो, r equal to 3। अच्छा, अगर क्वेश्चन, इसी क्वेश्चन में ये पूछा जाता कि these two curve intersect at two different point, intersect at two different point, तब r की रेंज क्या होगी? 3 to infinity, 3 open. टू डिस्टिंक्ट पॉइंट में आंसर क्या आएगा? r इज इक्वल टू 3 से तो बड़ा होना चाहिए, 3 से बड़ा होना चाहिए। एंड कहाँ क्या? मैक्सिमम वैल्यू भी आ जाएगी ना, क्योंकि वो रे है नीचे। मैक्सिमम वैल्यू भी आ जाएगी, क्योंकि अगर r की वैल्यू एग्जैक्टली इस लेंथ के इक्वल हो गई, तब ये सर्कल ओरिजिन से पास करेगा। ओरिजिन इस लाइन पे लाई नहीं कर रहा है ना, ये रे है ना, तो इस रे में Z0 तो सेटिस्फाई नहीं करेगा ना, केवल रे है। ओके, तो r की वैल्यू मैक्सिमम हो जाएगी 2√3। ठीक है, और अगर बोला जाए कि दिस दे इंटरसेक्ट एट एग्जैक्टली 1 पॉइंट, इंटरसेक्ट एट 1 पॉइंट, अब क्या आएगा r का रेंज? r is greater than or equal to 2√3. r is greater than or equal to 2√3। वेरी करेक्ट। और अगर बोला जाए कि डू नॉट इंटरसेक्ट, डू नॉट मीट, less than these two curve do not meet, तो आएगा r is less than 3. r belongs to 0 to 3 ओपन। तो क्वेश्चन में कुछ भी ऐसा एक डिस्क्रिप्टिव भी हो सकता है ना, सारे ऑप्शन करेक्ट के फॉर्म में भी लिया जा सकता है। एनीवे, तो ये दो क्वेश्चन समझ में आ गया। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। हाँ जी, जल्दी आंसर करो। When rotated clockwise through an angle π/2 and stretched twofold, the vector z1, which is 2 plus 5 iota, goes into vector z2. Find the complex number corresponding to z2. minus 10 plus 4 iota. Corresponding to z2. तो ये तो सिंपल है, एकदम सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। क्या कि एक कॉम्प्लेक्स नंबर है 2 plus 5 आइटा, 2,5 जिसको बोल सकते हो आप, और इसको हम क्या कर रहे हैं? π/2 रोटेट कर रहे हैं क्लॉकवाइज, 90 डिग्री रोटेट कर रहे हैं, और 2 फोल्ड, 2 गुना स्ट्रेच कर रहे हैं, है ना? तो बोल रहे हैं कि क्या होगा न्यू पोजीशन ऑफ वेक्टर। तो इसको हमने लिखा 2 plus 5 आइटा, ये वाला वेक्टर हुआ, और ये हो गया, है ना? अगर ये लेंथ r है तो ये लेंथ 2r चाहिए, और ये एंगल कितना है? ये एंगल है π/2। क्या करेंगे बोलो? दो तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। एक तो बोल सकते हैं कि अगर ये z है मान लो, या z2 बोल रहे हैं, चलो इसको z2 बोल रहे हैं, इसको z1 बोल रहे हैं, तो हम बोलेंगे क्या कि आर्ग्यूमेंट ऑफ z2 बाय z1
क्योंकि इनिशियल पॉइंट तो दोनों का 0 है, Z2 माइनस 0, Z1 माइनस 0। पोस्ट रोटेशन इज Z2, प्री रोटेशन इज Z1 इज इक्वल टू π/2 या माइनस π/2। π/2 लिखना चाहिए कि माइनस π/2। तो अब देखो ये क्लॉकवाइज रोटेट हो रहा है कि एंटी क्लॉकवाइज? क्लॉकवाइज है तो माइनस π/2। इसका मतलब क्या हुआ? And what is the mod of Z2 minus Z1? ये भी बता दो। What is mod of Z2 minus Z1? Mod Z2 by mod Z1। तो ये 2R by R2 है। तो ये मैग्नीट्यूड है और ये आर्गुमेंट है, तो हम सीधे बोल सकते हैं कि Z2 by Z1 is equal to 2e raised to the power minus iota π/2। Agreed or not? इसी को आप 2 into माइनस आयोटा भी लिख सकते हैं। तो Z2 आपका हो जाएगा बेटा 2 times Z1, 2 times minus 2 iota times Z1। और what is Z1? Z1 is 2 plus 5 iota। Now if you multiply, it is 5 2s are 10, 10 minus 4 iota, 10 minus 4 iota, मतलब ये पॉइंट हो जाएगा 10, -4। तो एक चीज जानते हो, आप अगर रिकॉल करोगे, अगर ये x प्लस आयटा y है और मतलब x, y है मान लो, और ये मान लो है x1 y1, तो व्हाट इज x1 y1? व्हाट इज x1 y1? तो आप बोलेंगे कि x1 प्लस आयोटा y1 इज इक्वल टू x प्लस आयोटा y मल्टीप्लाइड बाई e टू द पावर आयोटा माइनस थीटा। नहीं, मैं कुछ और बता रहा हूं आपको कि जो हमने रोटेशन ऑफ पॉइंट की बात करी थी ना, याद है? यस सर। रोटेशन ऑफ पॉइंट के एक्स वाई को अगर पॉइंट को ओरिजिन को बिना शिफ्ट किए हुए और थीटा से रोटेट कर दो तो न्यू कोऑर्डिनेट कैसे आएंगे? तो आप कॉम्प्लेक्स नंबर वाले मेथड से डायरेक्टली कंपेयर द रियल एंड इमेजिनरी पार्ट, तो न्यू कोऑर्डिनेट आ जाएंगे। तो वो जो ओल्ड इज गोल्ड वाला मेथड था उसका एक सब्स्टिट्यूशन, आपके पास एक सब्स्टिट्यूट मेथड आ गया दूसरा, कि कॉम्प्लेक्स नंबर के कॉन्सेप्ट से कर लो रोटेशन। ठीक है, तो जितना थीटा है, जितना रोटेट करना है, क्लॉकवाइज करना है, एंटी क्लॉकवाइज करना है, सारा कुछ कर सकते हैं। तब वो ओल्ड इज गोल्ड भी आपको याद रखने की जरूरत नहीं। एनीवे ये आंसर सबका सही है, यही आंसर निकाले थे ना आपने? नहीं सर, वो मैंने π/2 क्लॉकवाइज की एंटी क्लॉकवाइज कर दी। एंटी क्लॉकवाइज कर दिया। तो ये ध्यान रखना बेटा, बहुत ज्यादा मिस्टेक्स होती हैं इसमें। यू हैव टू बी वेरी स्पेसिफिक अबाउट दीज थिंग्स। बी पार्ट में चलिए, बी पार्ट का आंसर करिए, गलती नहीं होनी चाहिए। The vector -2 plus 3 iota is turned through an angle 180 degree and stretched 1.5 times. इसमें तो ये वाला वो स्कोप ही नहीं है। -2,3 ऐसा है, -2,3 इसको बोल रहे 180 डिग्री से टर्न करना है। और कितना करना है, और कितना रोटेट करना है? रोटेट तो 180 डिग्री से करना है, और क्या करना है? स्ट्रेच करना है। कितना? 1.5 टाइम्स। तो इसी के जस्ट पीछे की तरफ बनेगा वो। तो अगर ये r है तो ये 3r/2 चाहिए हमें। तो जस्ट लेट मी नो, क्या बोलोगे? पोस्ट रोटेशन वेक्टर क्या हुआ? माइनस पोस्ट रोटेशन वेक्टर इज z। तो z डिवाइडेड बाय प्री रोटेशन वेक्टर इज -2 + 3 आयटा, ये प्री रोटेशन वेक्टर है, इज इक्वल टू रेशियो ऑफ स्ट्रेचिंग फैक्टर कितना है? 3/2, और रोटेशन कितना है? 180 e टू द पावर आयोटा पाई। दैट्स इट, सिंपल। तो आप क्या लिखोगे? आपको मिलेगा z इज इक्वल टू 3/2 इज द स्ट्रेचिंग फैक्टर, e टू द पावर आयोटा पाई इज -1 cos पाई प्लस आयोटा साइन पाई इंटू वेक्टर जो को रोटेट कर रहे हैं, -2 + 3 आयोटा। तो ऑब्वियस ही बात है, क्या होगा बताओ? 3/2 -3/2 जब 2 से मल्टीप्लाई हुआ तो क्या आ जाएगा? ये 3 और माइनस 9/2 आएगा, आ गया ये नंबर। जेड रोटेशन के बाद के नंबर मिल गए आपको।
तो तीनों पॉइंट, आई होप इतने क्वेश्चन डिस्कस करने के प्रोसेस में वो तीनों बातें क्लियर हो गई क्या? व्हाट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ क्राइटेरिया ऑफ डिस्टेंस, व्हाट इज द क्राइटेरिया ऑफ एंगल, एंड व्हाट इज द रोटेशन थ्योरम, व्हाट, हाउ डू यू फाइंड द एंगल बिटवीन टू लाइन सेगमेंट व्हिच आर इनिशिएटेड, व्हिच हैव को इनिशियल पॉइंट। चलिए जल्दी आंसर करिए, क्विक। टेस्ट कंडीशन में आंसर करना है। दोनों क्वेश्चन के लिए आपके पास 3 मिनट टाइम है मैक्सिमम। The vector z is equal to -4 plus 5 iota is turned counterclockwise direction through an angle 180 degree and stretched 1.5 times the complex number corresponding to the new obtained vector. तो आप सीधे 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 बोलोगे कि जो रोटेशन वेक्टर है उसको लो और स्ट्रेचिंग फैक्टर 3/2 से मल्टीप्लाई करो और काउंटर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ले रहे हैं तो e टू द पावर आयोटा पाई लिख दो। हालांकि जब 180 से रोटेशन है ना तो इट हार्डली मैटर्स वेदर इट इज रोटेटेड क्लॉकवाइज और काउंटर क्लॉकवाइज, एक ही बात आती है। तो ये तुम्हारा न्यू वेक्टर आ जाएगा। क्या आएगा फटाफट बता दो। e टू द पावर आयोटा पाई इज -1, तो 6 -15/2 आयोटा, 6 + 15/2 आयोटा, 6 - 15/2 आयोटा। आंसर आ गया। पहला वाला तो बिल्कुल क्लियर है। व्हाट अबाउट द सेकंड? बोल रहा है द सेंटर ऑफ रेगुलर हेक्सागन इज आयोटा and one of its vertex is at A, which is complex number 2 plus iota. Find Z if Z denote the vertex adjacent to A. दो आ जाएंगे, दो आएंगे ना। हाँ आनी तो दो चाहिए, ऑब्वियस ही बात है। किसी भी वर्टेक्स के एडजेसेंट तो दो वर्टिसेस ही होंगी। ये सेंटर आयोटा है, ये आयोटा है, और 2 प्लस आयोटा कहाँ है? 2 प्लस आयोटा इज समवेयर हियर, क्योंकि इमेजिनरी पार्ट सेम है। तो ये है 2 प्लस आयोटा, जिसको हम ए वर्टेक्स बोल रहे हैं। ये सेंटर को सी मान लो। और रेगुलर हेक्सागन है। हेक्सागन का मतलब समझ रहे हो ना, कि अगर ये वर्टेक्स है ऐसा तो इसी वर्टेक्स को रोटेट करना हमें। मतलब ये है ऐसे, ये वजह से ना 60 डिग्री रोटेट कर दो ऐसे। एक यहां आएगा और एक मतलब ऐसे आएगा, एक वर्टेक्स इधर आएगी और एक वर्टेक्स इसी तरह से यहां आएगी, और एक ऐसा बनेगा, एक ऐसा होगा, एक ऐसा होगा। दिस इज योर एक्चुअली रेगुलर हेक्सागन अप्रॉक्सीमेटली। तो हमें ये वाला वर्टेक्स चाहिए एडजेसेंट वर्टेक्स टू ए, दो है, एक ये है एक ये है। ये दो वर्टिसेस कैसे मिलेगी बोलो? रोटेशन थ्योरम यूज करना पड़ेगा। इसी वर्टेक्स को, इसी वाले वेक्टर को 2 + आप आयोटा रोटेट into e करो। की पावर +- i हाँ पावर 3। हाँ, मान लो ये जेड है, तो ये वाला वेक्टर क्या मार्क करोगे आप? ये वेक्टर क्या होगा? सीबी वेक्टर क्या होगा? सीबी वेक्टर जल्दी बोलो। 2 into e की पावर iota 5/3 plus i। हाँ, सीबी वेक्टर जो बेसिकली होगा वो होगा जेड माइनस आयोटा, और सीए वेक्टर क्या होगा? फाइनल माइनस इनिशियल यूज कर रहा हूं, इट्स नॉट अ बिग डील। सीए वेक्टर इज 2 प्लस आयोटा माइनस आयोटा, 2 प्लस आयोटा फाइनल माइनस आयोटा 2।
तो ये प्री रोटेशन वेक्टर ऐसे रोटेट कर दो, ऐसे अगर ऐसे रोटेट करते हो तो ये प्री आरवी हो गया, और ये वाला क्या हो जाएगा, पोस्ट आरवी हो जाएगा। क्या लिखोगे बोलो, आर्ग्यूमेंट ऑफ, लेंथ सेम है दोनों की, जो लेंथ ये वाली है वही लेंथ ये वाली है, तो आर्ग्यूमेंट ऑफ पोस्ट आरवी दैट इज जेड माइनस आयोटा डिवाइडेड बाय प्री आरवी दैट इज 2 इज इक्वल टू e टू द पावर आयोटा पाई बाई 3। ये तो हो जाएगा ए बी पॉइंट के लिए, और डी पॉइंट के लिए करेंगे तब क्या हो जाएगा, तो हो जाएगा e टू द पावर माइनस आयोटा पाई बाई 3, क्योंकि उसमें कोई फर्क तो है नहीं, सिर्फ इतना हो गया कि जब ये वाला बात करेंगे तो हम ऐसे रोटेट कर देंगे इसको क्लॉकवाइज, तो नेगेटिव एंगल हो जाएगा। तो ये हो जाएगा डी के लिए। एक कैलकुलेट कर लो, इसको कैलकुलेट करोगे तो क्या बोलोगे, बिकॉज स्ट्रेचिंग फैक्टर 1 है तो हम बोलेंगे जेड माइनस आयोटा डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू व्हाट इज दिस, e टू द पावर आयोटा पाई बाई 3 इंटू 1, स्ट्रेचिंग फैक्टर इज 1 ना, पोस्ट रोटेशन और प्री रोटेशन वेक्टर का रेशियो ऑफ लेंथ क्या है, 1 है, तो आ जाएगा तुम्हारा इट इज e की पावर आयोटा cos पाई बाई 3 प्लस आयोटा sin पाई बाई 3। So what is z minus iota? Z minus iota turn out to be 2 times cos pi by 3 क्या होता है, half plus iota root 3 by 2. So it actually comes out to be 1 plus iota root 3. And therefore what is z? Finally z क्या आया, z आ गया तुम्हारा, iota को उधर ले जाओ, तो 1 plus root 3 plus 1 iota. तो वैसे ज्योमेट्री से भी लिखी जाती है। हाँ क्या बोल रहे हो, क्या ज्योमेट्री से भी लिखी जाता मतलब। हाँ 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 वैसे भी दिख जाएगा, ऐसे अगर सीधे ज्योमेट्रिकली देखो ना ऐसे यहाँ से, तो ये 30 डिग्री है, रेडियस आपको पता ही है 2 यूनिट है, 2 cos 30 एक्स कोऑर्डिनेट चेंज होगा, 2 sin 30 ये चेंज होगा, तो ऐड कर दो इस पॉइंट से तो वहां से भी आ जाएगा, नॉट अ बिग डील। ऐसे दूसरा वाला भी आ जाएगा ना, बस यहाँ माइनस कर देंगे तो दूसरी वाली पोजीशन, दूसरा एडजेसेंट वर्टेक्स भी आ जाएगा। तो ठीक है जी, रोटेशन थ्योरम आपको समझ में आ गया। अब कुछ एप्लीकेशन, पहला एप्लीकेशन है टू चेक द परपेंडिकुलरिटी ऑफ डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट। अगर दो डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट्स हैं और दोनों परपेंडिकुलर हैं तो उसकी कंडीशन क्या होती है, व्हाट इज द कंडीशन ऑफ परपेंडिकुलरिटी हियर इन कॉम्प्लेक्स form? So suppose I have a triangle ABC, A is Z1, B is Z2, C is Z3 and angle A is right angle. तो क्या होगा, एंगल ए राइट एंगल है तो क्या होगा भाई, तो देखो ये एंगल ए है और ये बी है, ये सी है। अगर राइट एंगल है तो हो सकता है कि सी ऊपर हो और हो सकता है सी नीचे हो, डी वाली पोजीशन पे। तो आप फटाफट क्या करेंगे कि जो एंगल हमें पता है उस एंगल उस पॉइंट को मार्क करो और फिर ये पोजीशन वेक्टर ऐसे मार्क करो, रोटेशन थ्योरम लगा दो। तो इस पॉइंट से ये वाला वेक्टर क्या लिखोगे बोलो, इसको लिखोगे आप Z2 माइनस Z1, और इसको क्या लिखोगे इस वेक्टर को Z3 माइनस Z1। अब बोलोगे क्या, आर्ग्यूमेंट ऑफ रोटेशन थ्योरम बोलो, पोस्ट रोटेशन वेक्टर इज Z3 माइनस Z1 अपॉन Z2 माइनस Z1 इज इक्वल टू, बोलो क्या लिखे, प्लस नहीं पाई बाई, आइदर पाई बाई 2 और माइनस पाई बाई 2। पाई बाई 2 इज कॉरेस्पॉन्डिंग टू C पोजीशन एंड माइनस पाई बाई 2 इज कॉरेस्पॉन्डिंग टू D पोजीशन। अगर आप इधर वाला केस लेंगे तो माइनस पाई बाई 2 लिखना पड़ेगा आपको डाउनवर्ड केस में। दोनों केस में एंगल A पर जो बनेगा वो 90 डिग्री बनेगा। अब इसका मतलब क्या हुआ, तो एक तो स्ट्रेट अवे ये मेथड हो गया खत्म, रोटेशन थ्योरम लगाया और आपको कंडीशन आ गई, दिस इज नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन दैट द एंगल एट A इज पाई बाई 2 और द ट्रायंगल ABC इज इक्विलेटरल, सॉरी राइट एंगल। बट इसी कंडीशन को मैं ऐसे भी लिख सकते हैं कि Z3 माइनस Z1 अपॉन Z2 माइनस Z1 इज इक्वल टू प्लस माइनस R e की पावर आयोटा पाई बाई 2, या प्लस माइनस ना लिखूं मैं, R e की पावर प्लस माइनस आयोटा पाई बाई 2।
आयोटा पाई बाई 2। ठीक है, इसको और कितने तरीके से आप एक्सप्रेस कर सकते हैं आप मुझे बताओ। आई एम जस्ट वेटिंग फॉर योर रिप्लाई। व्हाट इज आर हियर? What is R here? R is actually the ratio of AC upon AB, length, stretching factor है। तो यहां से इसको ऐसा भी लिख सकते हैं Z3 माइनस Z1 अपॉन Z2 माइनस Z1 इज इक्वल टू ई के पर आयोटा पाई बाई 2 होता है आयोटा, तो प्लस माइनस आर आयोटा, ये भी लिख सकते हैं। दैट इज ये नंबर प्योरली इमेजिनरी है। Z3 माइनस Z1 अपॉन Z2 माइनस Z1 इज प्योरली इमेजिनरी, ये भी बोल सकते हैं आप। एग्रीड और नॉट? अगर कोई नंबर प्योरली इमेजिनरी है तो उसका रियल पार्ट 0 होगा, तो ये भी लिख सकते हैं रियल पार्ट ऑफ Z3 माइनस Z1 अपॉन Z2 माइनस Z1 इज 0। ये सारी कंडीशंस वही सेम ही बात को रिप्रेजेंट करती है, अलग अलग वे ऑफ स्पीकिंग हो गया। You are speaking in a different manner, talking about the same thing। ये भी ठीक है, ये भी ठीक है, ये भी ठीक है, ये भी ठीक है और ये भी ठीक है। एक और पॉसिबिलिटी है, अगर कोई नंबर का रियल पार्ट 0, अगर कोई नंबर प्योरली इमेजिनरी है तो वो नंबर अपने कॉन्जुगेट का नेगेटिव होती है। तो ऐसे भी लिख सकते हैं Z3 माइनस Z1 अपॉन Z2 माइनस Z1 का बार प्लस Z3 माइनस Z1 अपॉन Z2 माइनस Z1 इज 0। तो ये भी एक तरीका है। ये सारी कंडीशन जो मैंने आपको लिख के दिखाई, ये सभी एक ही बात को रिप्रेजेंट करते हैं कि Z1 Z2 Z3 को ज्वाइन करने से जो ट्रायंगल बन रहा है वो राइट एंगल ट्रायंगल है, और राइट एंगल एट ए Z1 है। Z1 इज द राइट एंगल। अगर आपसे कोई पूछे कि आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल की कंडीशन क्या है, व्हाट इज द कंडीशन दैट द ट्रायंगल इज आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल, जल्दी बोलो। R is equal to 1 only. कंडीशन टू बी राइट एंगल आइसोसेलेस ट्रायंगल, तब सिर्फ R की वैल्यू को आप क्या लिख देंगे? 1। 1. तो R की वैल्यू 1 ले लेना, दैट्स इट। इधर वाली कंडीशंस में बस सबके साथ R1 मतलब वो मैग्नीट्यूड का रेशियो 1 दिखाना पड़ेगा आपको दोनों वेक्टर्स का। तो ये तो हो गया कंडीशन ऑफ परपेंडिकुलरिटी ऑफ टू लाइन सेगमेंट्स। तो ये डिफरेंट तरीके से हमने मेंशन किया। जैसे ये क्वेश्चन है ना, चलिए जल्दी से फटाफट आंसर करिए। क्या दिया? फाइंड द सेंट्रॉयड। मैं आपसे पूछ रहा हूं फाइंड द सेंट्रॉयड, नॉट ओनली सेंट्रॉयड, सेंट्रॉयड भी चाहिए, सरकम सेंटर भी चाहिए, ऑर्थो सेंटर भी चाहिए और इन सेंटर भी चाहिए ऑफ ट्रायंगल ABC। चलिए जी फटाफट सॉल्व करिए, ये सारी बात का इंफॉर्मेशन दीजिए। फाइंड द सेंट्रॉयड ऑफ ट्रायंगल ABC, सर्कम सेंटर, ऑर्थो सेंटर एंड इन सेंटर एज वेल, given that ABCD is a square with center origin and vertex A is Z1। चलिए जी 3 मिनट टाइम है टोटल आपके पास, 3 से 4 मिनट, सारे पार्ट का आंसर करना है, 4 पार्ट आंसर करने हैं आपको। क्विक जल्दी आंसर करिए। कैसी बात कर रहे हो? Z1/3 सेंट्रॉयड कैसे हो जाएगा? मतलब प्रॉब्लम समझ नहीं पा रहे हो क्या? एक स्क्वायर है बेटा, ठीक है जी, एक स्क्वायर है जिसका सेंटर जो है वो ओरिजिन है। सेंटर मतलब पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ डायगोनल इज ओरिजिन, and one vertex is given as iota। मान लो ये स्क्वायर यहां, ये मान लो A है, ये मान लो B है, ये मान लो C है और ये मान लो D है। इज दैट क्लियर? तो अगर ये आयोटा है, one vertex is Z1, I'm sorry, not iota, it is Z1, this is Z1। तो इसका मतलब ये ओरिजिन है, यहां पर O लिख दो, ये वेक्टर तुम्हारा Z1 हो गया। देख रहे हो ना कौन सा वेक्टर Z1 हुआ? Z1 इज OA वेक्टर, OA वेक्टर इज Z1। यहां तक बात समझ में आ रही है सबको? OA Z1 है।
और हमें क्या, हमें अगर इसका सेंट्रॉइड चाहिए तो पहले तो बी और सी वर्टिसेस चाहिए ना, वर्टेक्स बी और सी के कोऑर्डिनेट चाहिए। वर्टेक्स बी का कोऑर्डिनेट मतलब ये वाला पॉइंट, वर्टेक्स सी का कोऑर्डिनेट मतलब ये वाला पॉइंट। कैसे मिलेगा? रोटेशन थ्योरम ही तो लगाना पड़ेगा। वो Z1 iota by 3 लिखा ना मैंने, सेंटर ऑफ iota रह गया मैंने। अच्छा ओके, तो ये वाला जो है ऑब्वियसली ये दोनों लेंथ तो इक्वल है, और रोटेशन कितना हो रहा है? रोटेशन हो रहा है 90 डिग्री से iota से मल्टीप्लाई। क्लॉकवाइज, तो आयोटा से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये हो जाएगा तुम्हारा आयोटा Z1, क्योंकि मैग्नीट्यूड 1 है। मतलब है आप ऐसे बोल सकते हो कि ZB जो होगा वो होगा ZA टाइम्स e की पावर आयोटा पाई बाई 2, ऐसा लिख सकते हो। इट इज नथिंग बट आयोटा सिंपली। फिर से आयोटा मल्टीप्लाई कर दो तो ये वाला आ जाएगा, ये क्या हो जाएगा? -Z1 हो जाएगा। होना भी चाहिए, ओरिजिन से जस्ट इमेज कर रहे हो, ओरिजिन में रिफ्लेक्ट करने पर कोऑर्डिनेट नेगेटिव हो जाते हैं। तो अब आपके पास में तीनों वर्टिसेस पता है, दिस इज Z1, दिस इज आयोटा Z1, दिस -Z1। हमें क्या चाहिए? हमें सेंट्रॉयड चाहिए। सेंट्रॉयड क्या होता है? सेंट्रॉयड होता है, सेक्शन फार्मूला वेक्टर का बताया था मैंने, तो वैसे ही लगेगी Z1 + Z2 + Z3/3, या ऐसे बोलो कि ये मीडियन हो गई। मीडियन पर सेंट्रॉयड कहाँ होता है? 2:1 रेशियो में डिवाइड करता है। तो ये पॉइंट हुआ, ये हो गया तुम्हारा 1 और ये हो गया 2, तो 2 टाइम्स दिस और 1 टाइम्स दिस, ऐसे लिख। तो सेंट्रॉयड का कोऑर्डिनेट लिख दो, बताओ जल्दी क्या आएगा? तो 2 टाइम्स 0 + 1 इंटू आयोटा Z1 डिवाइडेड बाई 2 + 1 3, इट इज आयोटा Z1/3। या ऐसे ही बोल सकते हो कि आयोटा Z1 की डायरेक्शन में ही होगा, डायरेक्शन यही होगी, बट इसका वेक्टर ऐसे होगा ना, यही इतना छोटा वेक्टर है, तो हमें डायरेक्शन नहीं चेंज करनी, सिर्फ मैग्नीट्यूड को 1/3 करना है, तो 1/3 ऑफ आयोटा Z1 भी बोल सकते थे डायरेक्ट। ये वाला पार्ट आ गया, सेंट्रॉयड की बात हो गई। फिर कौन सा पूछा आपसे? ऑर्थो सेंटर, है ना? तो ऑर्थो सेंटर तो डायरेक्ट दिख रहा है। iota Z1। हाँ, ऑर्थो सेंटर इज, इट इज अ राइट एंगल ट्रायंगल, तो आयोटा Z1 ही ऑर्थो सेंटर हो गया। सर्कम सेंटर भी डायरेक्ट ओरिजिन आ गया। तो ऑर्थो सेंटर भी आ गया। सरकम सेंटर क्या होता है? तो मिड पॉइंट ऑफ हाइपोटेन्यूज इज सरकम सेंटर, तो सरकम सेंटर भी डायरेक्ट दिख रहा है, ओरिजिन। सरकम सेंटर इज ओरिजिन 0। एंड व्हाट अबाउट इन सेंटर? तो फॉर्मूला होता है रूट फार्मूला वार्मूला भूल जाओ फार्मूला नहीं याद है तो नहीं निकालोगे क्या? नहीं सर, याद है वो तो, इन सेंटर का तो याद ही रह जाता है, वो तो ये है ना, अपोजिट लेंथ इनटू वर्टेक्स का। चलो अच्छी बात है। तो इन सेंटर का फार्मूला इन्होंने फार्मूले से बताया इन सेंटर के लिए कि लेंथ ऑफ साइड अपोजिट वर्टेक्स से मल्टीप्लाई होगी। तो ये लेंथ कितनी है ये वाली? 2 है, मोड 2 मोड सेट। हाँ, लेंथ ऑफ साइड तो हमें, हम ऐसे मान लो ना कि आर है, ये आर है मान लो, तो ये भी आर हो जाएगा और ये भी आर हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा? R√2, और ये भी हो जाएगा R√2, ये 2R। तो क्या लिखोगे? 2R मल्टीप्लाइड बाई आयोटा Z1 प्लस R√2 टाइम्स मल्टीप्लाइड बाय Z1 प्लस R√2 टाइम्स मल्टीप्लाइड बाय -Z1 डिवाइडेड बाय 2R प्लस R√2 प्लस R√2। ऐसे अगर जाएंगे तो आपको क्या मिलेगा? देखो ये दोनों तो कैंसिल ही हो गए, तो आपको R भी कैंसिल हो जाएगा, तो क्या आएगा? R कैंसिल करने के बाद क्या आएगा? 2 आयोटा Z1 डिवाइडेड बाय 2 प्लस 2√2, और इसी को लिख सकते हैं आयोटा टाइम्स Z1 अपॉन √2 + 1।
अगर मुझे ये फार्मूला नहीं याद रहता तो हम कैसे बोलते, कैसे क्रिएट करते इस रिजल्ट को? तो देखो वो भी बहुत सिंपल है, अगर आप बेसिक ज्योमेट्री आपको पता है तो। देखो जहां कहीं भी इन रेडियस, मान लो ये इन सेंटर है आई, तो इन सेंटर की प्रॉपर्टी क्या होती है? इन सेंटर का डिस्टेंस तीनों साइड से इक्वल होता है ना, क्योंकि ये ऐसा एक सर्कल होगा ना, जो इन सर्कल जो तीनों को टच करेगा साइड्स को। तो अगर ये इन रेडियस मान लो आर मान लें हम, अब ये आर हटा दो, अब हम आर को क्या ले रहे हैं? रेडियस ऑफ द इन सर्कल। तो आप यहां से ऑब्जर्व करो तो देखो ये भी आर हो गया और ये भी आर हो गया और ये भी आर हो गया। तो ये आर है और ये भी आर है, दिस इज आर एंड दिस इज आर। तो ये लेंथ क्या हुई? मान लो ये सेंटर का ये R√2 सी नॉट है, तो सी नॉट बी इज इक्वल टू R√2। तो ओ बी लेंथ टोटल कितनी हुई? व्हाट इज ओ बी लेंथ? ओ बी लेंथ हो जाएगी, बोलो, 2 + 1 × R R प्लस R√2, दैट इज √2 + 1 × R। अच्छा, और ओ सी नॉट लेंथ कितनी हो जाएगी? ओ सी नॉट R। तो स्ट्रेचिंग फैक्टर आ गया कि नहीं आ गया? कॉम्प्रेशन फैक्टर आ गया कि नहीं आ गया? कि अगर मेरे को ये वाला वेक्टर लिखना है, ध्यान से सुनना बेटा, ये ओरिजिन है, ये वेक्टर लिखना है, तो मैं सीधे सीधे नहीं बोल सकता हूं कि ओ सी नॉट जो वेक्टर है, यही वेक्टर तो है जो जेड आई है, इन सेंटर का कॉम्प्लेक्स नंबर को रिप्रेजेंट करेगा। और ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा, बोलो, OB को हम वो रिड्यूस कर देंगे √2 + R अपॉन R / R + R × √2 √2 + 1 + 1 टाइम्स R टाइम्स OB। OB बस, तो आंसर आ गया, सीधे आ गया। इट इज इक्वल टू, आर तो कैंसिल हो गया, तो आ गया आयोटा Z1 OB हो गया डिवाइडेड बाय √2 + 1। तो डायरेक्ट भी कर सकते हैं। तो आइदर यू गो बाय प्योर ज्योमेट्रिक वे और you have already derived the formula for in center, circumcenter, ortho center, everything, so you can use them as well। मतलब एक तरह से पूरा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री आपको फ्लैशबैक में जाओगे आप, सारी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में पॉइंट एंड कार्डियन से लेके जो जो चीजें मैंने बताई है मेजरली, वो सारी कॉम्प्लेक्स के फॉर्म में आपके सामने से गुजरेगी अगले 2 लेक्चर में। चलिए जल्दी आंसर करिए, क्विक। Given alpha and beta as two complex number forming the extremities of a diagonal of a square, find the complex number Z1 and Z2 forming the end point of other diagonals। एक स्क्वायर के एक डायगोनल के अपोजिट वर्टिसेस की जो कॉम्प्लेक्स नंबर है वो अल्फा एंड बीटा रिस्पेक्टिवली है, तो जो दूसरे डायगोनल की वर्टिसेस है वो आपको बतानी है, और जल्दी से आंसर करना है, क्विक।
हो गया? Yes, sir. क्या क्या किया बताओ फटाफट जल्दी से। Alpha plus beta by 2 के about 90 डिग्री से रोटेट हो जाए। हम्म, अल्फा प्लस बीटा बाय 2 के अबाउट 90 डिग्री से रोटेट हो जाएगा ना बीटा को। मतलब है कि अगर ये अल्फा है और ये बीटा है और हमें ये चाहिए Z1 एंड Z2, तो आपने बोला कि अल्फा प्लस बीटा बाई 2 के अबाउट रोटेट कर दिया। यस सर। ठीक है, अल्फा मतलब है कि ये तो सबसे पहले ये वाला मिडिल पॉइंट हो गया, तो अल्फा प्लस बीटा बाई 2 हो गया। और फिर आप सीधे सीधे बोलोगे कि ये जो वेक्टर है ये वाला, इस वेक्टर को 90 डिग्री से क्लॉकवाइज रोटेट करोगे तो Z1 आ जाएगा, और एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करोगे तो Z2 आ जाएगा। ठीक है, तो अब ये वेक्टर क्या लिखोगे, मान लो ये इसको हमने C लिख दिया और इसको हमने P लिख दिया, ये A है ये B है, तो हमारा CP वेक्टर क्या हुआ? तो फाइनल माइनस इनिशियल करेंगे तो क्या आएगा, अल्फा माइनस अल्फा प्लस बीटा बाई 2, दैट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, अल्फा माइनस बीटा बाई 2। एग्रीड? एक कॉम्प्लेक्स नंबर है ये वाला, और इसको हम रोटेट कर रहे हैं कितना, 90 डिग्री से। मैग्नीट्यूड सेम है, जो मैग्नीट्यूड ये है वही मैग्नीट्यूड ये है, वही मैग्नीट्यूड ये है, वही मैग्नीट्यूड ये है। तो ऑब्वियस सी बात है कि आपको अगर कोई पूछे रोटेशन थ्योरम यूज करो और फटाफट आंसर बताओ, तो आई डोंट थिंक यू हैव एनी डिफिकल्टी टू जस्ट अराइव एट द आंसर। व्हाट इज Z1? तो Z1 वेक्टर को क्या लिखोगे, यहां पर एक चीज का ध्यान रखना साकेत, आप सीधे ये Z1 नहीं मिलेगा रोटेट करके, Z1 माइनस दिस मिलेगा। यस सर, वो तो ध्यान रखा था उसका। हाँ, तो आप ऐसे बोलेंगे कि Z1 माइनस अल्फा प्लस बीटा बाई 2 इज पोस्ट रोटेशन वेक्टर, एंड प्री रोटेशन वेक्टर क्या है, अल्फा माइनस बीटा बाई 2, तो इट इज इक्वल टू प्री रोटेशन वेक्टर अल्फा माइनस बीटा बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई आयोटा, क्योंकि लेंथ चेंज नहीं हो रही, स्ट्रेचिंग फैक्टर 1 होगा, और ई की पावर आयोटा पाई बाई 2 मतलब आयोटा। तो यहां से आपके पास जो मिलेगा वो ऐसा मिलेगा कि Z1 इज इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा बाई 2 प्लस आयोटा टाइम्स अल्फा माइनस बीटा बाई 2, ये आ जाएगा तुम्हारा। ऐसे दूसरा क्या आ जाएगा, माइनस आयोटा। हाँ, तो अल्फा माइनस बीटा बाई 2 इंटू माइनस आयोटा आ जाएगा, तो दूसरा वाला भी आ जाएगा। आगे तो सिंप्लीफाई कर लेंगे। Condition that a triangle ABC is equilateral triangle. Condition that a triangle ABC is equilateral triangle. आप बताओ, एक ट्रायंगल है जिसका वर्टेक्स A Z1 है, B Z2 है, C Z3 है, उसको इक्विलेटरल ट्रायंगल होने की क्या कंडीशन होगी? मोड ऑफ Z3 माइनस Z2 इज इक्वल टू मोड ऑफ Z2 माइनस Z1। और कुछ? एक तो ये है कि इक्विलेटरल है तो तीनों साइड्स का लेंथ इक्वल होगा, तो लेंथ ऑफ साइड के पॉइंट ऑफ व्यू से जाओ तो A मान लो Z1 है, B सपोज करो Z2 है, C वर्टेक्स जो है वो Z3 है, तो ये सारी जो साइड्स हैं सबका लेंथ सेम है, एंगल वाले से भी देख सकते तो आप बोल सकते हो मॉड ऑफ Z1 माइनस Z2 इज इक्वल टू मॉड ऑफ Z3 माइनस Z2, Z2 माइनस Z3 इज इक्वल टू मॉड ऑफ Z3 माइनस Z1। दिस इज वन कंडीशन, नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन है ये, नेसेसरी एंड सफिशिएंट। व्हाट एल्स? एक और कोई एंगल फॉर्म में वाले लिख सकते हैं,
argument of z2 minus z1 divided by argument of अगर आप किसी एक जगह पे रोटेशन थ्योरम लगाते हैं, यहाँ पर या यहाँ पर लगा दो, कहीं पर भी लगा दो, मैं अगर z1 पे लगा देता हूँ, चलो इस पॉइंट पे लगा देता हूँ, यहाँ पर ऐसे, तो ये वेक्टर और ये वेक्टर, दो वेक्टर लिखो और रोटेशन पोस्ट आर्ग्यूमेंट ऑफ, बोलो पोस्ट रोटेशन वेक्टर z3 माइनस z1 अपॉन z2 माइनस z1 is equal to pi by 3. plus pi by 3. It is necessary condition. Is it sufficient? नहीं, वो बाकी किसी इक्वल एंगल को ये sufficient नहीं है, क्यों नहीं सफिशिएंट नहीं? sufficient क्योंकि नहीं है क्योंकि अगर ये magnitudes pi की by बात 3 हो हो रही है। गया तो इसका एक एंगल pi by 3 होगा तो ट्रायंगल इक्विलेटरल होगा, ये गारंटी थोड़ी है। मैग्नीट्यूड की बात नहीं हो रही, तो किसी हाँ, तो और दो साथ angle के साथ लिखना पड़ेगा एंड mod of z3 minus z1 upon z2 minus z1 is 1। अब सफिशिएंट हो जाएगा, क्योंकि अगर आप बोल रहे हो ये दोनों साइड इक्वल लेंथ की है और ये एंगल पाई बाई 3 है, तो ऑब्वियसली बाकी दोनों एंगल इक्वल होंगे तो तीनों पाई बाई 3 हो जाएंगे। तो ये नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन हो गया पूरा, दोनों मिला के। या अगर मैं ऐसे लिखूं कि आर्ग्यूमेंट ऑफ z3 माइनस z1 डिवाइड बाय z2 माइनस z1 इज इक्वल टू आर्ग्यूमेंट ऑफ, एक कोई जगह पर और लगा दो, है ना, ये वाले वर्टेक्स पर भी रोटेशन थ्योरम लगा दो ऐसे, तो z3 माइनस z2 z1 माइनस z2 ऐसे बाय z3 माइनस z2 इट इज इक्वल टू पाई बाय 3। अब ये भी नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन हो गई, इजंट इट? ये कंडीशन भी नेसेसरी एज वेल एज सफिशिएंट है, क्योंकि दो एंगल मैंने बता दिए ट्रायंगल के 60 डिग्री, तो तीसरा तो ऑटोमेटिकली 60 हो जाएगा। तीसरी बात, तीसरा तरीका क्या है, देखो ये चीज और ये दो नंबर्स देखो, अगर ये ट्रायंगल है, इफ ट्रायंगल एबीसी इज इक्विलेटरल, इफ इट इज गिवन दैट ट्रायंगल एबीसी इज इक्विलेटरल, तो उस केस में ये जो दो नंबर्स हैं, ध्यान से सुनना जो मैं बात करने जा रहा हूं, ये नंबर और ये नंबर, ये दोनों नंबर का मैग्नीट्यूड भी इक्वल है और आर्ग्यूमेंट भी इक्वल है। दोनों नंबर का आर्ग्यूमेंट पाई बाय 3 है और दोनों नंबर का मैग्नीट्यूड 1 है, तो उस केस में ये नंबर ही इक्वल हो गई, क्योंकि अगर दो नंबर का मैग्नीट्यूड और आर्ग्यूमेंट दोनों सेम हो जाए बेटा, तो नंबर सेम हो जाते हैं। ये भी एक नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन है। इसको अगर मल्टीप्लाई करो तो देखो क्या आएगा, z3 माइनस z1 इंटू z3 माइनस z2 इज इक्वल टू माइनस ऑफ z1 माइनस z2 का होल स्क्वायर। इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई करो, यू विल गेट z3 स्क्वायर माइनस z3 z2 माइनस z1 z3 प्लस z1 z2 इज इक्वल टू माइनस ऑफ z1 स्क्वायर प्लस z2 स्क्वायर माइनस 2 z1 z2। तो स्क्वायर वाला टर्म को लेफ्ट में लाओ तो आपको एक बड़ा ही पॉपुलर सा रिलेशन मिलता है, और ये हमेशा याद रखना है आपको, ऑलवेज दिमाग में रखना है जो मैं अभी डिस्कस करने जा रहा हूँ। क्या? यू विल गेट z1 स्क्वायर प्लस z2 स्क्वायर प्लस z3 स्क्वायर इज इक्वल टू z1 z2 प्लस z2 z3 प्लस z3 z1। तो डू रिमेंबर दिस रिलेशन, ये बहुत फेमस है और बहुत पूछा जाता है। तो किसी भी ट्रायंगल के इक्विलेटरल होने की ये डिफरेंट तरीके से आप कंडीशंस को मेंशन कर सकते हो, या इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो ऑप्शन में इनमें से कुछ भी अपीयर हो सकता है, ये वाला पहला फॉर्म, दूसरा फॉर्म, तीसरा और चौथा फॉर्म। क्लियर है जी? डन।
तो आइसोसेलेस की बात हो गई, राइट एंगल आइसोसेलेस की बात हो गई, इक्विलेटरल ट्रायंगल होने की बात हो गई। तो ये सब है जस्ट छोटे छोटे एप्लीकेशन है रोटेशन थ्योरम के, डिस्टेंस का कॉन्सेप्ट का, आर्ग्यू एंगल का कॉन्सेप्ट का, जस्ट टू लेट यू अंडरस्टैंड सेक्शन फार्मूला। तो ये बात भी पूरी समझ में आ गई होगी आपको। लो जल्दी आंसर करो। बोले Z1, Z2, Z3 are the vertices of an isosceles triangle which is right angle at the vertex Z2. Prove that Z1 square plus 2 Z2 square plus Z3 square is 2 times Z2 times 2 times Z2 multiplied by Z1 plus Z3. हो गया? क्या हुआ भाई, इतना चुपचाप क्यों? हो गया सर। तो बस आइसोसेलेस वाली वो लगानी थी, आर को 1 करके आई। ठीक है। राइट एंगल आइसोसेलेस ट्रायंगल, आइसोसेलेस और राइट एंगल कौन से पॉइंट पर है? राइट एंगल है Z2 पे, Z2 पर। ये Z1 और ये Z3 है। तो ऑब्वियस सी बात है कि आप क्या बोलोगे? आप बोलोगे कि Z3 माइनस Z2 अपॉन Z1 माइनस Z2, दिस इज इक्वल टू क्या? मैग्नीट्यूड क्या है इसका? ये दोनों का, बिकॉज ये दोनों लेंथ इक्वल है तो स्ट्रेचिंग फैक्टर, तो मैग्नीट्यूड स्ट्रेचिंग फैक्टर होता है वो 1 है, और e टू द पावर आयोटा पाई बाय 2, यही आएगा। यस सर।
इसका मतलब ये तो आयोटा हो गया, तो यहां से आ गया कि Z3 माइनस Z2 इज इक्वल टू आयोटा टाइम्स Z1 माइनस Z2, यही आएगा। अब Yes, क्या sir. करें, Squaring. स्क्वायर कर दें, तो Z3 माइनस Z2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस ऑफ Z1 माइनस Z2 का होल स्क्वायर। तो आ गया तुम्हारा Z3 स्क्वायर प्लस Z2 स्क्वायर माइनस 2Z3 Z2 इज इक्वल टू Z1 स्क्वायर प्लस Z2 स्क्वायर माइनस ऑफ एंड माइनस 2Z1 Z2। अब सिंप्लीफाई करो, देखो Z1 स्क्वायर इधर आएगा, तो Z1 स्क्वायर आ गया प्लस Z3 स्क्वायर भी आ गया, और Z2 स्क्वायर 2 बार आ जाएगा प्लस 2Z2 स्क्वायर इज इक्वल टू, इसको इधर ले जाओगे, ये दोनों टर्म हमारा इधर आया, उधर गया तो आया Z1 कॉमन, Z2 कॉमन है तो 2 टाइम्स Z2 कॉमन आया, माइनस माइनस प्लस, ये भी प्लस Z1 प्लस Z3 हो गया। तो कॉन्सेप्ट है, कॉन्सेप्ट अगर आपको पता है तो ये सब फटाफट ये सारे इस तरह के क्वेश्चन कर सकते हैं। मतलब आपको क्या करना है कि एक और पॉइंट मैं आपको डिस्कस करता हूं, फिर खत्म करते हैं डिस्कशन को। डिस्कशन ये है कि अगर 4 पॉइंट एक ही सर्कल पे लाई करते हैं तो बोलते हैं कि वो कॉन्साइक्लिक है। ये Z1 है, ये Z2 है, यहां कहीं Z3 है मान लो, और ये Z4 है। तो व्हाट इज द कंडीशन दैट 4 पॉइंट्स आर कॉन्साइक्लिक? ये आपको अपने आप सोचना है। कंडीशन ऑफ कॉन्साइक्लिकनेस ऑफ 4 पॉइंट्स, तो आप क्या बोलोगे? तो किसी भी रोटेशन थ्योरम कैसे इस कंडीशन को मैनेज करेगा वो मैं बता रहा हूं आपको। मान लो एक कॉर्ड है AB कॉर्ड के रिस्पेक्ट में अगर Z3 और Z4 एक ही टाइप पर है, क्या है कंडीशन दैट, यहां लिख दो, हेडिंग दे दो, कंडीशन दैट 4 पॉइंट्स Z1 Z2 Z3 Z4 are concyclic lying on same circle। तो देखो दो बातें हैं। A chord subtend same angle at any point of the circumference, तो अगर मैं ऐसे कर दूं, ऐसे ज्वाइन कर दूं, तो I can claim that AB chord subtend angle theta here, then this angle is also theta। तो मैं अगर Z3 पर रोटेशन थ्योरम लगाऊं और Z4 पर रोटेशन थ्योरम लगाऊं, रोटेशन थ्योरम लगाने के लिए आउटवर्ड ड्रॉन वेक्टर मार्क करने होते हैं ऐसे। तो जरा बताओ क्या होगा? आर्ग्यूमेंट ऑफ रोटेशन थ्योरम लगाओ एट Z3, क्या बोलोगे? आर्ग्यूमेंट ऑफ एंगल का कोई डायरेक्शन मार्क कर लो, ऐसे मार्क कर दो, और यहां पर भी ऐसे मार्क कर दो, काउंटर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मार्क कर दिया। पोस्ट रोटेशन बाय प्री रोटेशन क्या लिखेंगे? Z2 माइनस Z3 डिवाइडेड बाय Z1 माइनस Z3 इज इक्वल टू, वही एंगल थीटा यहां भी फॉर्म हो रहा है Z4 पर, तो आ जाएगा आर्ग्यूमेंट ऑफ, बोलो, Z2 माइनस Z4 बाय Z1 माइनस Z4। समझ में आ रही बात? यहीं से बेटा हम ये भी बोल सकते हैं कि आर्ग्यूमेंट ऑफ Z2 माइनस Z3 अपॉन Z1 माइनस Z3 माइनस आर्ग्यूमेंट ऑफ Z2 माइनस Z4 अपॉन Z1 माइनस Z4 इज 0। नहीं बोल सकते ऐसा? अगर दो नंबर का आर्ग्यूमेंट सेम है तो उनका डिफरेंस 0 हो जाएगा। और यही से आ जाएगा कि आर्ग्यूमेंट ऑफ Z2 माइनस Z3 अपॉन Z1 माइनस Z3, दिस डिवाइडेड बाय दिस, तो इनटू
Z1 minus Z4 by Z2 minus Z4 is equal to 0। और पाई भी आ जाएगा। पाई कैसे आएगा वो भी मैं बता दे रहा हूं। देखो ये मान लो कि Z4 यहां होने के बजाय यहां हो, ये भी तो एक पॉसिबिलिटी हो सकती है कि इस कॉर्ड के रेस्पेक्ट में Z3 और Z4 अपोजिट डायरेक्शन में हो। तो उस केस में ये अगर ये एंगल थीटा है तो ये वाला क्या हो जाएगा, पाई माइनस थीटा हो जाएगा। जो Z4 पे रोटेशन थ्योरम लगाएंगे तो पाई माइनस थीटा होगा, तो दोनों का सम पाई हो जाएगा। तो सम पाई करेंगे तो ये चीज जो है वो पाई या माइनस पाई हो जाएगी, है ना। माइनस पाई बोल सकते हो या पाई भी बोल सकते हो। अब ये नंबर है जिसका आर्ग्यूमेंट या तो 0 है या तो पाई है। क्या मतलब हुआ, किसी नंबर का आर्ग्यूमेंट 0 या पाई हो तो वो नंबर या तो पॉजिटिव रियल है या तो नेगेटिव रियल है। तो दिस इंप्लाइज अगर इस नंबर को मैं W बोलता हूं तो W इज रियल नंबर, या इमेजिनरी पार्ट ऑफ W इज 0, या W इज इक्वल टू W कॉन्जुगेट। तो ये सब डिफरेंट ways हैं in order to assure that the complex numbers Z1, Z2, Z3, Z4, 4 given complex numbers are lying on a circle or they are concyclicness। तो concyclicness की कंडीशन है, इक्विलेटरल ट्रायंगल होने की कंडीशन है, राइट एंगल ट्रायंगल होने की कंडीशन है। ये सारी कंडीशंस जो है डायरेक्टली किससे है, रोटेशन थ्योरम से डेराइव करी जा सकती है। ठीक है, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल की कंडीशन हो गया, स्क्वायर की कंडीशन, रेक्टेंगल होने की कंडीशन, वो सारे आप रोटेशन थ्योरम, डिस्टेंस का कॉन्सेप्ट और एंगल का कॉन्सेप्ट से वर्कआउट कर सकते हैं। अब जो कुछ अभी आज तक डिस्कस हुआ, मतलब जो लेक्चर मैंने शेयर किया वो आपने देख लिया, रिवाइज कर दिया मैंने, कुछ प्रैक्टिस कर ली एप्लीकेशन पर। अब आपको क्या करना है, टेक्सचुअल एक्सरसाइज 6 क्या करना है, T6 सॉल्व या ट्राई टू सॉल्व, ऐसे लिखता हूं मैं, ऑल प्रॉब्लम्स ऑफ टेक्सचुअल एक्सरसाइज 6। ये आपको करना है, ये होमवर्क है आपका। ठीक है, तो अगर आप करते हैं तो कल किसी टाइम में एक क्लास और रख लेते हैं जो आपको सुइटेबल हो। कोई एक टाइम मुझे दे दो तो उसमें एक क्लास रख लेते हैं। और अगर आप चाहते हो कल नहीं परसों रखना है, आई डोंट माइंड, परसों भी रख सकते हैं अपने रूटीन टाइम पर, वो भी किया जा सकता है। बट T6 साथ के साथ सॉल्व करो, क्योंकि ये हाई टाइम है, जैसे जैसे मैं करा रहा हूँ उसके साथ सॉल्व करो, फटाफट खत्म हो जाएगा। T6 पूरा सॉल्व करेंगे, उसके बाद अभी गेम नहीं करने का जरूरत है, सीधे T6 सॉल्व करो। T6 के पहले T5 भी कर सकते हो, T5 T6 के सवाल पूरा कर सकते हो, समय हो तो उसके पहले वाले अगर कुछ नहीं हुए हैं T4 वगैरह में तो वो सवाल भी ट्राई कर लो। तो अप टू T6 कंप्लीट कर जाओ आज तक के डिस्कशन में टेक्सचुअल एक्सरसाइज का। क्लियर है जी? Yes, sir. तो डिस्कशन को मैं यहीं पर आज वाइंड अप कर रहा हूं बेटा। ओके जी, गुड नाइट।